हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम गुड एंड वी आर इन द नाइन्थ सेशन ऑफ द रियल नंबर्स टुडे एंड वी आर स्टार्टिंग द प्रायोरिटी थ्री ऑफ द सेशन, ऑलराइट, द सीरीज। सो इस चैप्टर की प्रायोरिटी थ्री स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी थ्री के एमसीक्यूज। ठीक है, बड़े ध्यान से करेंगे। मैं एक बात बच्चों को बता देता हूँ कि रियल नंबर्स अगर चैप्टर में आपने प्रायोरिटी वन और प्रायोरिटी टू प्रॉपरली की है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। देर वुड बी समथिंग दैट यू वुड बी एबल टू डू इन एनी ऑफ द 2 मार्क और 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन। लेकिन एमसीक्यूज आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस। वाई? बिकॉज अगर रियल नंबर से एमसीक्यू उठ के आता है तो इट इज़ अ बिट ट्रिकी समटाइम्स, क्योंकि रियल नंबर्स पे सिर्फ गेम जो बनता है वो एमसीक्यूज का ही बनता है। क्योंकि अब यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके सिलेबस में नहीं है। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा सिलेबस में हुआ करता था तब देर वर सो मेनी इनन्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यूज टू बी फ्रेम्ड फ्रॉम द यूक्लिड डिवीजन लेमा कॉन्सेप्ट फ्रॉम फॉर 3 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट सिलेबस में ना होने की वजह से एमसीक्यू पे फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, थोड़े ज़्यादा ट्रिकी आते हैं। तो 2 मार्क और 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपने प्रायोरिटी वन और टू कर ली है अच्छे से। लेकिन मुझे लगता है कि प्रायोरिटी थ्री आपको अच्छे से एमसीक्यू का फोकस्ड रहना चाहिए। देर आर सो मेनी एमसीक्यूज विच आर बेस्ड इन रियल नंबर्स फ्रॉम आर डी शर्मा और फ्रॉम एग्जाम्पलर, वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चन कट हैं, ध्यान रख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन मत कीजिएगा। आस्क के टीचर वंस कि कौन से क्वेश्चंस कट हैं, ये वरना यार हम जब एग्जाम्पलर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। Alright, let's get to the session for today, and let's get to the first question of today's session, which is the total number of factors of a prime number is this is, मुझे लगता है कि आप सबको ये मालूम होगा कि when we say prime number we say a number having only two factors, having only two factors, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों। कौन कौन से दो फैक्टर? विज, विज यानी कि नेमली। कौन कौन से? एक तो होगा वन और एक दूसरा कौन सा होगा? नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5, 5 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक वो 1 और एक 5। वो एक 1 की टेबल में आता है, एक 5 की टेबल में आता है, सो इट बिकम्स अ प्राइम नंबर। So the total number of factors of a prime number is 2. Easy question. Let's get to the next question. Question number 2. The LCM of the smallest two-digit number, smallest two-digit composite number and smallest composite number. All right. तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर मैंने आपको प्रायोरिटी टू के एमसीक्यूज में बताया था कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसमें जो नंबर 1 है वो ना ही तो प्राइम नंबर होता है, नीदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। ना ही ये प्राइम नंबर होता, ना ही कंपोजिट होता। नेक्स्ट, बाकी के जो दो हैं स्टार्टिंग के 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं। सो द लोवेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द लोवेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 3। ठीक है, उसमें भी कैटेगरी 2 और 3 की अलग है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है ये। इसकी एक और ख़ास बात है जो आपको देखने को मिल सकती है, द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 की दो खास बात है, एक वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और दूसरा वो इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। और फिर आता है 3, 3 इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। ठीक है, तो इनके नंबर्स के फ्रेमिंग में क्वेश्चन में कुछ ऐसे बोल सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर और द ओनली इवन प्राइम नंबर कैसे बताओ, एल से बताओ, कुछ इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या कहा गया था? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. सो दिस इज योर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. तो एक बात तो ये, दूसरा नंबर क्या बोला गया है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर. तो 2 डिजिट का नंबर कौन है? टू डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से. दिस इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर. तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर है. तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है एलसीएम. किस किस का? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी कि 4 का और 2 का. बताना क्या है? एलसीएम. सो एलसीएम है 4 and 10 इज इक्वल्स टू 20. 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी है और 10 की टेबल में भी है. सो आवर ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. I hope this is clear. Let's get to the next question. Question number 3, which is if p is the prime number. p is the prime number. मैंने आपको एक सेशन में बोला था कि ये स्टेटमेंट जो है ये मैंडेटरी होनी चाहिए. अगर क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि एलसीएम ऑफ पी पी स्क्वायर पी क्यूब, तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या ऐसा कह लीजिए क्वेश्चन वो एक्यूरेट नहीं है. ठीक है. तो पी पी स्क्वायर और पी क्यूब का अगर एलसीएम बोला जा रहा है तो वहाँ आपको ये मेंशन कर देना चाहिए कि पी पी स्क्वायर और पी क्यूब में कुछ कॉमन नहीं है, या फिर कुछ कॉमन नहीं है. आई मीन पी एक प्राइम नंबर है. ठीक है. तो पी अगर एक प्राइम नंबर है, ये मेंशन किया हुआ है, तो पी पी स्क्वायर और पी क्यूब का एलसीएम बहुत ही आसान है. हमने जिस तरीके से किया है एलसीएम और एचसीएफ को, उनके क्वेश्चंस को, मुझे लगता है इसमें 1% भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एलसीएम यू विल टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ द मल्टीपल, हाईएस्ट पावर ऑफ द नंबर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर, और एचसीएफ में आप लोवेस्ट पावर ऑफ द फैक्टर्स लेंगे. ठीक है. तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है. अगर आपको और डिटेल में करना है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. पी पी स्क्वायर को आप लिखेंगे पी इंटू पी, पी को लिखेंगे आप पी इंटू 1, पी क्यूब को आप लिखेंगे पी इंटू पी. तो अगर आपको एलसीएम लेना है तो जो सबसे पहले जो पूरा तीनों में ही कॉमन है वो लिख लेंगे, वो आपका एचसीएफ है. फिर ये पी जो दो में कॉमन है, और फिर जो लास्ट में बचा वो. तो इससे भी क्या आएगा? पी क्यूब आपका एलसीएम आएगा. ठीक है. आई थिंक दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. The largest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8. तो 70 125 क्या बताया था आपको कि नंबर्स लिखेंगे आप ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में रिमाइंडर लिखेंगे उनका, कि भाई उनको डिवाइड करने से, उस नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आ रहा है. रिमाइंडर 70 के केस में 5 आ रहा है और 125 के केस में 8 आ रहा है. फिर आप क्या लिखेंगे? उन दोनों का नंबर माइनस रिमाइंडर, उन दोनों का डिफरेंस. डिफरेंस कितना है? इस केस में 65 है, इस केस में 125 माइनस 8 दैट इज 117. और इन दोनों का एचसीएफ आप निकाल लेंगे. और इन दोनों का एचसीएफ हम पहले भी निकाल चुके हैं एक ही सवाल में. अब तो मुझे याद ही हो गया है कि 65 और 117 का एचसीएफ जो आएगा वो 13 आएगा. कैसे आएगा? क्योंकि 65 जो होता है वो 13 इंटू 5 होता है, और 117 जो होता है वो 13 इंटू 9 होता है. तो इन दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन आएगा वो कौन आएगा? 13. ठीक है. तो एचसीएफ वुड बी 13. अच्छा, पिछले क्वेश्चन का मैंने टिक नहीं किया होगा, वो देख लीजिएगा क्या था उसका ऑप्शन. बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर यू. आपको क्वेश्चन पढ़ना है हर क्वेश्चन के लिए, हर एमसीक्यू के लिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ यही करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, उसको टिक करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो हमने सोल्व किया है कि वो आपका एक्यूरेट है या नहीं है. अगर नहीं है तो उसमें क्या कमी है, और अगर है तो जस्ट बी गॉन एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे हम जा रहे हैं, लेट्स वी moving on to the next question. Question number 5, which is the HCF of the two consecutive odd numbers. दो consecutive odd numbers का HCF निकालना है. consecutive लगातार odd numbers,
1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं है। 2 के बाद 4 कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन इवन है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर यानी कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 एंड सो ऑन। दीज आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो वो आपसे ये नहीं कह रहा कि 1 और 3 के बीच में HCF बताओ, या 3 और 5 के बीच में बताओ, या 5 और 7 के बीच में बताओ, या 7 और 9। वो स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि कोई भी टू HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर आप किसी भी दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लेंगे तो आपको एहसास होगा कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दोज टू नंबर्स इज ऑलवेज 1। इसको प्रूव किया जाता था यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। आप कोई भी रैंडमली दो नंबर लेंगे और उनमें से उनका HCF निकालने की कोशिश करेंगे, आपको पता लग जाएगा कुछ कॉमन आएगा ही नहीं 1 के अलावा। 1 तो सब में ही होता है, तो 1 वुड भी देयर HCF। ठीक है। या सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो, बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, between a odd number and an even number, between an even number, even prime number and conjugate and composite number, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। जैसे एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, फाइंड द HCF between even prime number and a composite number। एक प्राइम नंबर इवन हो जो और एक कंपोजिट नंबर के बीच का HCF बताओ। तो क्या कहेंगे आप? इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। कंपोजिट नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, कोई भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 9, ये सब हो सकते हैं, राइट। तो इन सब में कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो कंपोजिट नंबर कहता है तो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे आपके। अगर वो नंबर इवन केस है, ठीक है, अगर वो इवन है तो आपका HCF आएगा 2, और अगर वो ओड कंपोजिट नंबर है तो आपका ऑप्शन आएगा आंसर 1। ये MCQ में नहीं आ सकता, ये मतलब आप आगे जाके आपको पता लगेगा किसी क्वेश्चन के अगर केसेस बनते हैं तो आपको केसेस में आंसर देने होते हैं वो। ठीक है। अगर ऐसा सवाल आता है तो 2 मार्क में या 3 मार्क में आएगा, और 2 मार्क में कम चांसेस है, 3 मार्क में चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके आंसर दो हैं और बच्चे को लगेगा ये तो क्वेश्चन ही गलत है। तो आपको दोनों ही केसेस के आंसर देने पड़ते हैं उस टाइम पे। इतने लेवल का CBSE अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है एग्ज़ाम में, और अगर वो पूछता है तो बोल देगा यहाँ कि इवन कंपोजिट नंबर बताइए भाई। अगर वो इवन कंपोजिट नंबर नहीं देता है तो आपको आंसर 2 देने पड़ेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर है, एंड वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ A and B are two positive integers such that the least prime factor of A is 3। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A इज 3। A का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, यानी 3 से छोटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 के बाद वाले ही होंगे जितने भी फैक्टर होंगे, तो ये ओड ही होगा, ये बात तो श्योर है। कोई नंबर इवन तो तभी होता है ना जब उसमें 2 का कोई मल्टीपल हो। तो इसका तो लीस्ट ही 2, इसका तो लीस्ट ही प्राइम फैक्टर 3 है। तो ये तो श्योर है कि ये एक कैसा नंबर होगा? ओड नंबर होगा। और बी के बारे में क्या ख्याल है? बी के बारे में वो बोल रहा है कि एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5। तो भैया बी के लिए भी वो यही कह रहा है कि इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन है? 5। उससे पहले कोई नहीं है, उससे पहले कोई नहीं है, ना तो 2 है ना 3 है, दोनों ही प्राइम फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी कैसा नंबर है? ओड नंबर है। अगर ए भी ओड है, बी भी ओड है, और हमसे पूछा क्या गया है? लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस बी। तो अगर दो ओड नंबर को आप ऐड करेंगे, तो आप ओड प्लस ओड अगर करेंगे तो आपके पास एक नंबर कैसा आएगा? एक इवन नंबर आएगा। और आपसे लीस्ट प्राइम फैक्टर पूछा है एक इवन नंबर का, तो एक इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2। अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 की टेबल में तो आएगा ही, तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन होगा? 2, बिकॉज 2 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ओनली, क्योंकि 2 से छोटा तो प्राइम नंबर ही नहीं है ना। तो प्राइम फैक्टर कैसे होगा? तो 2 इटसेल्फ इज अ लीस्ट प्राइम फैक्टर,
और इस केस में भी वो वही आएगा बिकॉज a प्लस बी इज एन इवन नंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन का ये बेस्ट सवाल रहा है। आगे देखते हैं, हो सकता है आगे भी आ जाए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप दोबारा कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज 6 प्लस 5√3 माइनस ऑफ 4 माइनस 3√3 इज अ रैशनल, नेचुरल, इरेशनल एंड इंटीजर। ठीक है, इनमें से बताना है कि क्या है वो नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे आप, ठीक है। 6 प्लस 5√3 माइनस 4 प्लस 3√3, ठीक है। लाइक रैशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 4 इज 2, 5√3 प्लस √3 दैट इज 8√3। तो बताना जी ये कैसा नंबर है। आपको पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल में कोई रैशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर इरेशनल आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये नंबर एक इरेशनल नंबर है और ये नंबर एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, इफ़ यू ऐड अ रैशनल नंबर and an irrational number, you always get a rational number. मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। एनी रैशनल नंबर, सॉरी। तो इफ़ यू ऐड रैशनल एंड इरेशनल नंबर यू ऑलवेज गेट एनी रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा एक केस में पॉसिबल नहीं होता जिसमें रैशनल नंबर ज़ीरो हो, ये आपको मैंने बताया हुआ है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल होता है, पॉसिबल क्या, हमेशा वैलिड होता है। सो दिस वुड बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन सेज दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन इंटीजर। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो डिवीजन लेमा से किया जाता है, लेकिन आप इसको हिडन ट्रायल से कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड में कि ये क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली उससे हिडन ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। कैसे, आप बोलेंगे कि एन स्क्वायर माइनस 1 इज एन एन इज़ एन इंटीजर। अगर एन इंटीजर है तो एन 2 भी हो सकता है। अगर हम एन को 2 रखें, तो अगर एन को 2 रखते हैं तो एन स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 विल बी 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3 which is not divisible by 8, not divisible by 8। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात करें तो भैया जो 2 हमने लिया था वो इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है, लेकिन उसके लिए तो ये वैलिड नहीं है, तो आंसर नेचुरल नंबर भी नहीं है। अब बात करते हैं इवन इंटीजर की, तो ये इवन इंटीजर भी तो था ही ना। 2 इवन भी था, इंटीजर भी था, नेचुरल भी था, और तीनों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। बात रही ओड नंबर की, तो आपका आंसर होगा ओड नंबर। लेकिन जब भी आप हिडन ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं तो जो आपने आंसर दिया है आप उसको वेरीफाई ज़रूर करेंगे। अगर आपका आंसर ओड नंबर है तो आप क्या कहेंगे, एन को ओड नंबर लेके देखते हैं। तो एन ओड नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने एन को 1 रखा है तो एन स्क्वायर माइनस 1 विल बी 1 स्क्वायर माइनस 1 विल बी 1 माइनस 1 विल बी 0। तो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, करेक्ट है। सो 0 डिविजिबल बाय एवरी नंबर का क्या मतलब है कि अगर 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक रैशनल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, सॉरी नॉट रैशनल नंबर, एक इंटीजर आएगा। 0/8 क्या होता है, इंटीजर होता है, 0 ही आता है ना। ऐसे ही n को 3 रखेंगे आप तो n स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 विच इज 8। 8 इज डिविजिबल बाय 8, 9 माइनस 1 दैट इज 8, 8 इज डिविजिबल बाय 8। एक और वेरीफाई करके देख लो ताकि कंफर्म हो जाए हमें। n स्क्वायर माइनस 1 हम रख रहे हैं, n को 5 रखेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 25 माइनस 1 विच इज़ 24 एंड 24 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ हमें 3 हिट एंड ट्रायल में हमने कंफर्म कर लिया कि ये ओड नंबर है। योर आंसर वुड बी एन ओड नंबर। n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 if n is an odd number. I hope this is clear. Let's go to the next question. Question number 9 of the session. The question is the exponent of 3 in the prime factorization of 864.
तो 864 की प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरीक़ों से आपको बताई हुई है मैंने। मैं जो करता हूँ वो डायरेक्ट करता हूँ, आपको चाहिए तो आप कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वो कन्वेंशनल मेथड की बजाय डायरेक्ट मेथड यूज़ करें। उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं पहले मेंटल कैलकुलेशन से करता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कौन, 432। 432 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कौन, 216, राइट, 216 बचेगा। 216 को फिर 2 से करेंगे तो क्या बचेगा, 108। फिर 2 से करेंगे तो 54। फिर 2 से करेंगे तो 27333। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आया है डायरेक्ट कैलकुलेशन में। अब हम कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, तो करके देख लीजिए आप। 2432, 2 2 1 6 2108, मार्केट ज़ीरो आएगा। बताया था मैंने आपको, एरर करते हैं कुछ बच्चे। 54227, उसके बाद आपको बताइए 333, आगे आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ सॉरी 9 आएगा यहाँ, फिर 3 3 दो और आ जाएंगे। सो बेसिकली वी आर करेक्ट हियर, एंड दिस वुड बी 2 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। सो 864 is 2 raised to power 5 and 3 raised to power 3। पूछा क्या गया था, क्वेश्चन इज एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछा था, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 3। देखो आंसर में 5 नहीं है यहाँ ना। अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपसे एक बार पहले भी बताया है आपको कि अगर एनसीईआरटी में, सीबीएसई में अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं एमसीक्यूज में, तो उसके एमसीक्यूज के ऑप्शंस में भी खेल सकता है। ठीक है, उसके ऑप्शंस में बिल्कुल खेला जा सकता है। बच्चे को इतना नर्वसनेस होता है एग्ज़ाम में, टाइम का भी होता है, और देर आर मेनी फैक्टर्स, राइट। इफ़ यू आर एमिंग टू स्कोर 100 मार्क्स, देर वुड बी सो मच ऑफ प्रेशर इन द एग्ज़ाम। तो अगर आपका एक ऑप्शन भी मैच कर रहा है, और आपने एक्सपोनेंट देखा, 3 की जगह 2 पढ़ा, और ऑप्शन में 5 है, तो आप 5 टिक कर सकते हैं। मतलब चांसेस हैं। यहाँ 5 है ही नहीं। अगर 3 के बाजू में ही 5 होता ना, या फर्स्ट ऑप्शन 5 होता, या सेकंड और थर्ड ऑप्शन 5 होता, तो चांसेस होते हैं गलती होने के। तो वो ऐसी गलतियां आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में। एक बार रीड आउट कर लेना क्वेश्चन, सोल्व करने के बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ा एमसीक्यू को, और फिर करेक्ट करना। बी वेरी श्योर कि हाँ आपने ठीक किया है। दैट इज़ वाई इन द फाइनल 15 मिनट्स वी गो थ्रू द पेपर अगेन एंड अगेन। उसको रीचेक करना होता है कि भाई हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया। ये जब पे एग्ज़ाम्स आएंगे तब आपको मैं और बताऊंगा अच्छे से ये सब बातें, बट स्टिल आपको धीरे 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 इन बातों का पता रहना चाहिए। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is the smallest number of 4 digits. The smallest number of 4 digits exactly divisible by this, and this. The smallest number of 4 digits which is exactly divisible by 12, 15, 18 and 27। ठीक है जी, तो क्या करेंगे आप, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन शायद हम फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है 4 डिजिट का। तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000। तो वो जो नंबर हमारा आंसर होगा वो या तो 1000 होगा या 1000 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आई। या तो वो नंबर 1000 होगा, या 1001, 1002, 1003, 1004, 1000, मतलब 1000 या 1000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 1000 से कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 डिजिट के होते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारा नंबर 1000 या उससे बड़ा ही होगा। अब वो जो भी नंबर होगा उसको इन चारों नंबर से डिविजिबल होना पड़ेगा, यानी कि वो नंबर इन चारों की टेबल में आना चाहिए, यानी कि वो नंबर इन चारों का मल्टीपल होना चाहिए। सही बात है ना। इन चारों नंबर का 12, 15, 18 और 27 का एक मल्टीपल होना चाहिए उस नंबर को जिस जिस नंबर की वो बात कर रहा है। तो इन चारों का मल्टीपल निकालने के लिए हमको इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स। निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, पता है आपको,
वेरी कन्वेंशनल मेथड, देखो HCF के लिए मैं ये वाला मेथड यूज़ नहीं करता हूँ, ये LCM के लिए मैं अक्सर आपने देखा होगा कि LCM के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम HCF के लिए यूज़ करते हैं और ये वाला मेथड हम LCM के लिए यूज़, थोड़ा सा कन्वेंशनल और इजी टू यूज़ है ये मेथड। तो 2 से तो जाएंगे कुछ नंबर्स, 3 से देखते हैं, 4 5 6 9, फिर 3 से जाएगा 4 5 2 3। ध्यान से कर लीजिएगा, क्वेश्चन के गलत होने के आसार होते हैं, इसमें एक भी एरर हुआ गलत हो जाएगा। 1 2 4 5, सो 2 पे जाएगा 2 2 5 1 1, next one is 2 and the next one is 5, 1 1 1 1 1 5 1 1. All right, so LCM would be 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5, यानी कि 4 into 5 20 20 and this is 27 into 20 that is 540। ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली वेरी इजी। अगर इनका एलसीएम थोड़ा छोटा आ रहा होता, यानी कि 80 84 85 कुछ ऐसा आ रहा होता, तो क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता था। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि वो जो नंबर आएगा वो 540 का ही मल्टीपल होगा। 540 का जो भी मल्टीपल होगा, जो 4 डिजिट का भी हो, वो आपका आंसर होगा। तो 540 का कौन सा मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल ही आपका आंसर आ जाएगा। 1080 वुड बी आर आंसर। इसके आगे भी आपको जाना होता तो 40 ऐड करेंगे 1120 और 500 1620, इसमें 40 ऐड करेंगे 1660 और 500 2160 एंड सो ऑन। तो आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर बताना था जो इन चारों नंबर से डिविजिबल है। तो पहले आप उन चारों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसके मल्टीपल्स देखेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों कहा कि ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता था अगर ये नंबर 540 के बजाय कुछ और होता, कोई छोटा नंबर होता। तो ऐसे केस में आप कितने मल्टीपल देखेंगे। मान लीजिए वो नंबर आपके पास जो इनका एलसीएम है, इफ़ द एलसीएम ऑफ दोज 3 नंबर्स, अब मान लीजिए इतनी 4 नंबर है नहीं, कोई और छोटे मोटे नंबर हैं, तो छोटे नंबर है और उनका मान लीजिए एलसीएम आपका आता है 45। तो कितने मल्टीपल देखोगे, 45 इंटू 2 3 4 5 45 इंटू 10 इज 450 इंटू 20 इज टू 900। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना, मतलब 23 के आसपास नंबर जाएगा, 23 आएगा। ठीक है, 23 45 इंटू 23 जो भी होगा वो आपका नंबर होगा। एनीवेज, मेरा पॉइंट ये था कि अगर ऐसा कुछ एलसीएम आता है तो आप क्या करेंगे, आप स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को उस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे कितना आएगा, 2 यहाँ है 90 1 0 0, फिर दोबारा से 2 और फिर आया 90, फिर 10, ये रिमाइंडर 10 बचा, ये 45 से कम है। तो ये जो आपका क्वोशंट आया है इससे एक ज़्यादा 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 23, वो जो भी नंबर आपका होगा वो आपका आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इनके एलसीएम में ये माइनस करेंगे, एलसीएम से 10 को माइनस कर देंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आया, और जितना वो आया उसको 1000 में ऐड कर देंगे, 1000 प्लस 35, उस केस में वो आपका नंबर हो जाएगा 1035, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1035 ही आएगा। आई डोंट नो आएगा ही नहीं आएगा, बट आई एम श्योर कि आएगा, मैंने चेक नहीं किया बेसिकली, लेकिन आएगा यही। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी किया जाता है। इसके ऊपर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जब हम RD शर्मा और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी करेंगे, या जब सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे, या वो क्वेश्चंस करेंगे जिनकी वर्कशीट्स में देता हूँ बच्चों को। तो वो क्वेश्चन जो हैं स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर, उनमें वो क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस तब करेंगे डिस्कस, और ऐसे क्वेश्चंस और भी इससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड क्वेश्चंस हैं, मज़ा आएगा उन क्वेश्चंस को करने में भी। बट आज के लिए इतना ही है, 10 ही क्वेश्चन हैं। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम।
प्रायोरिटी 3 के 2 मार्क के क्वेश्चन करेंगे. Till then, thank you for joining me. Happy learning. This is Vipul Goyal signing off. Bye bye. Good night.